तो दोस्तों फाइनली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 की वन ऑफ द बेस्ट टर्किश हॉरर मूवी को, जो कि है सिज्जिन 7, जिसके लिए आप सभी ने खूब वेट किया है, हम सब ने बहुत वेट किया है। और जो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ये ऑफिशियल डब्ड वाला एक्सप्लेनेशन होगा, ना कि बाकी एक्सप्लेनेशन जैसा जहां पर लोगों ने कुछ भी कहानी बता दी है। तो ये यहाँ पर डायरेक्टर से डायरेक्टली बात कर ऑफिशियल डब वाली चीज बताई जा रही है, तो आपको ये देखने में बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ एक सरप्राइज ये है कि सिज्जिन 8 की शूटिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है और 2025 में सिज्जिन 8 भी आने वाली है। तो जल्दी से इसी बात पर लाइक कर दीजिए और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 1 मिलियन के काफी नजदीक हैं, खाली 6000 सब्सक्राइबर्स बचे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं या फिर बाई चांस सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सबके साथ शेयर करिए, सबको बोलिए कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार कंटेंट आने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी टर्किश हॉरर कंटेंट को कवर करूं तो जल्दी से वीडियो को 5000 लाइक और कमेंट सेक्शन में 300 कमेंट कर दीजिएगा। और हाल ही में ही मैंने एक बहुत ही तगड़ी इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है, जो कि इंडोनेशिया के रियल अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, यानी कि वेवे गोम्बेल। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सिज्जिन 7 जो मूवी है वो असल में एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। और मूवी की शुरुआत में हम एक इन्फॉर्मेशन को देख पाते हैं, जहां पर हमको ये पता चलता है कि एक ऐसा फिनोमेना होता है जहां पर एक साल के अंदर एक पर्टिकुलर महीना होता है जिस पूरे के पूरे महीने के अंदर कोई भी फुल मून नहीं निकलता, और उसको कहा जाता है ब्लैक मून। ये मोस्टली फरवरी के महीने में ही घटित होता है और ये हर 19 साल में एक बार जरूर होता है, जो कि आखिरी बार घटित हुआ था 2018 फरवरी को, और ये अगला होगा 2037 यानी कि 2037 में। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि मूवी है जुल्मत रिचुअल के बारे में, जो कि ब्लैक मून के दौरान होने वाला बहुत ही भयानक रिचुअल होता है। अब कहानी की शुरुआत में हम मैराल नाम की एक बूढ़ी महिला को देख पाते हैं, जो कि एक शापित सॉर्सरर लेडी से मिलने आई हुई थी। अब देखने से ये कोई इंसान नहीं लग रही होती, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी इंसान को किसी जिन ने पदस करके रखा है। इसके कई सारे चेले चपाटे भी रहते हैं। खैर मैराल को असल में अपने बेटे और पति के कातिल से कैसे भी करके बदला लेना था। अब वो सॉर्सरर उसे जुल्मत रिचुअल के बारे में बताती है, जो कि सबसे भयानक रिचुअल है, जिसका नाम लेने तक से सारे सॉर्सरर्स और सारे लोग डरते हैं। ये रिचुअल ब्लैक मून के महीने में किया जाता है और स्पेसिफिकली उस महीने की सबसे काली रात को, जिसे नाइट ऑफ जुल्मत कहा जाता है। यहाँ पर जुल्मत का मतलब ही है डार्कनेस, और वो दौर बेरहमी का दौर होता है। वो आगे कहती है कि ये समय अच्छा है, और आगे बढ़ने से पहले वो जान ले कि इस कर्ज से पीछे नहीं हटा जा सकता। एक बार शुरुआत हो गई तो ये खत्म होकर ही रहेगा। जिस पर मैराल ये कहती है कि उसे पीछे हटना ही नहीं है और वो किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहती है। वो सॉर्सरर उसको कहती है कि उसे एक ऐसा पाप करना पड़ेगा जिसको वो अकेले ही भोगेगी। वो उसे रिचुअल समझाती है जिसके अंदर उसे एक बच्चे का सैक्रिफाइस करना होगा, वो भी जिंदा, यानी कि उसे बच्चे को जिंदा ही गाड़ना होगा। अब तभी अगले ही सीन में मैराल एक बच्चे जिसका नाम मेहमद होता है उसे अपने साथ ले जाती है, और 16 फरवरी 2018 में यानी कि द नाइट ऑफ जुल्मत पर रिचुअल शुरू होता है, जिसके अंदर वो बच्चा डीमन ब्लड से इन्फेक्ट कराया जाता है, यानी कि उसके अंदर इनडायरेक्टली डीमन आ चुका था, ताकि वो एक तरीके से मार्क्ड हो चुका था सैक्रिफाइस के लिए। और ऐसा करते ही वो कर्स अपना काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर एक आईना भी होता है इस सॉर्सरर के पास में, जो कि मेरे ख्याल से दूसरी दुनिया यानी कि जिन्स की दुनिया के अंदर से सारे के सारे कर्स और रिचुअल्स को इन्वोक करने के लिए होगा। और हम जानते हैं कि जो जिन्स होते हैं वो मिरर वर्ल्ड के अंदर ही रहते हैं, उनकी दुनिया हमारे जैसी ही होती है लेकिन हल्की सी उल्टी रहती है। अब हम मैराल के टारगेट को देखते हैं, जो कि अपनी पूरे परिवार को मारकर खुद को भी खत्म कर लेता है, और इस तरह से मैराल का बदला पूरा होता है। अब वो सॉर्सरर लेडी मैराल से कहती है कि उसे अपने पाप मतलब कि वो सैक्रिफाइस वाला बच्चा जिंदा जमीन में गाड़ना होगा, और वो डीमन ब्लड से इन्फेक्टेड हो चुका है, तो अगर वो उसको नहीं गाड़ेगी तो बहुत ही भयानक मंजर वो देखेगी। उसको ऐसे दुख से गुजरना पड़ेगा कि उसने कभी भी सोचा नहीं होगा। वो उसे 7 जानवरों की हड्डियों से बना हुआ एक एम्यूलेट भी देती है, जिसे उस सैक्रिफाइस के साथ ही गाड़ना होगा, यानी कि मेहमद के साथ में, जो कि असल में जुल्मत की सील होती है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। खैर अब इसी बीच हम ओरान को देखते हैं, जिसको हम सिज्जिन 3 से ही जानते हैं, जो कि इस जुल्मत की रात को देखकर बहुत परेशान था, और वो उसके बारे में सोचने लगता है कि कौन इसका शिकार होगा और क्या इससे बचा भी जा सकता है, और आखिर ये जुल्मत वाली चीज है क्या। खैर अब समय बीतता है और कहानी आ जाती है 21 मार्च 2018 में, यानी कि 5 दिन बाद, जहाँ पर हम मैराल को आरजू नाम की एक लेडी के घर पर देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर रिसेंटली ही शिफ्ट हुए थे।
और अब यहाँ पर आगे जो कुछ भी होगा वो अगले 4-5 दिनों में होता रहेगा, यानी कि 21 मार्च से शुरू होते हुए थोड़े दिन तक ये चलता रहेगा। खैर आरजू यहाँ पर ये चाहती थी कि मेराल उसके घर पर रहे और घर संभाले, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ लाले की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें 2 साल से अल्जाइमर है, यानी कि भूलने की बीमारी है। साथ ही साथ वो अपने रोजमर्रा के काम भी ठीक से नहीं कर सकती, जैसे कि खाना पीना, वॉशरूम जाना, नहाना धोना इत्यादि। आरजू की बड़ी बेटी का नाम सराप है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि उसके यहाँ पर कोई भी दोस्त वगैरह नहीं थे, उसकी कोई बात भी नहीं सुनता। आरजू की छोटी बेटी का नाम है रोया, जिसने हाल ही में ही एक भयानक बीमारी को सरवाइव किया है और वो चाहती है कि मेराल उसका थोड़ा खास ख्याल रखे। अब मेराल उसको आश्वासन देती है कि वो फिक्र ना करे, वो पूरे परिवार का अपने परिवार की तरह ही अच्छे से ख्याल रख लेगी। एनीवेज तभी हम आरजू की मदर इन लॉ लाले को देखते हैं, जो कि अपने रूम में पड़ी हुई अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रही होती है कि ये किसी और ने किया है। तभी रुया वहां पर आती है तो वो उससे ये कहती है कि उसके पिता केमाल ने उसे बताया था जो उसने किया वो उस पर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट कर रहा है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि तुम्हें किसी और ने ही बनाया है, तुम वो नहीं हो जो पहले थी। खैर अब रात को सभी लोग डिनर करते हैं और जो मेराल होती है वो यहाँ पर लाले को खाना खिला रही होती है और वो फिर से अजीब बातें करने लगती है। वो यहाँ से वहां घूमने लगती है और अजीब बातें कहने लगती है। साथ ही साथ वो एक पेंटिंग को भी देख रही थी जो कि शुरुआत वाले जुल्मत रिचुअल एंटिटी की तरह दिख रहा था। वो ये भी कहती है कि कोई काम उसके तय समय पर ही होना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा, कीमत बहुत भारी होगी। वो मेराल से ये कहती है कि उसके बेटे केमाल ने उसकी ग्रैंड डॉटर को बदल दिया है, उसके साथ कुछ कर दिया है और इन बातों से परेशान होकर मेराल बाहर आ जाती है और हम लाले को कहता सुन पाते हैं कि केमाल ने उसकी बेटी को मार दिया और उसे पता भी नहीं था कि उसने किया क्या है। एंड ऑब्वियसली ये बातें अभी हमें समझ में नहीं आ रही थी। खैर अब हम आरजू की बड़ी बेटी सराप को देख पाते हैं, जिसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं हम आरजू को केमाल से बात करते सुनते हैं, जहाँ पर वो ये कहता है कि वो बहुत परेशान है। तो बेसिकली जो केमाल था वो बड़ी सिटी में पहले बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर का ही काम करता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से, टेंशन की वजह से वो यहाँ पर छोटे टाउन के अंदर आ गया और उसने यहाँ पर भी छोटे हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन आरजू ये कहती है कि अगर उसे यही काम करना था तो वो सिटी में रहकर कर सकता था, यहाँ पर आने का रीजन क्या था। एंड ऑब्वियसली वो यही कहता है कि उसके दिमाग में बहुत टेंशन थी, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा करने लगता है। और हम यहाँ पर इतना तो समझ जाते हैं कि वो कोई बहुत ही भयानक चीज कर यहाँ पर आया है और अंदर ही अंदर वो चीज उसको परेशान कर रही है, खा रही है। एनीवेज तभी हम मेराल को देख पाते हैं जो कि अपने रूम के अंदर थी और उसके पास वो जुल्मत सील अभी भी होती है और उसको वो वहीं पर रख देती है। और ये सील सैक्रिफाइस के साथ बैरी होनी चाहिए थी, तो ये उसके पास कैसे है। लेकिन तभी होता यह है कि उसके बेटे की इविल स्पिरिट, वो कर्स सॉर्सरर लेडी और मेहमद के इविल विजन्स उसे हॉन्ट करते हैं, उसको पकड़ भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो होश में आती है वहां पर कोई भी नहीं था। और हम जानते हैं कि सिज्जिन और डेबे मूवी के अंदर जिन्स का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो इस तरह के ही विजन सबको आते हैं। अब तभी हम केमाल को देख पाते हैं, जिसे एक सपना आता है जिसके अंदर वो कोई ब्लड टाइप का रिचुअल कर रहा था और सभी को ब्लड पीने के लिए बुला रहा होता है। उस रिचुअल के अंदर उसे रुया की जरूरत थी जिसको वो लेने जाता है। उसका ये भी कहना था कि ये खून पीकर वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अब जब वो अपनी बेटी को लेने जाता है तो वो उसे खून से लथपथ मिलती है, जिसके पास उसकी ही ग्रैंड मदर लाले खड़ी हुई थी और वो ये कहती है कि बेटे तुझे वो नहीं करना चाहिए था। वो रुया को गोद में लेता है, लेकिन अचानक से वो मेहमद में बदल जाता है, जिससे कि वो बहुत घबरा जाता है और तभी उसकी नींद खुलती है। यानी कि यहाँ पर ये भी एक विजन ही था। अब सेम नाइट रुया अपनी बहन के साथ सो रही थी, जिसे सैराब की इविल विस्पर्स हॉन्ट करती हैं, जिससे कि वो काफी डर जाती है। वो उसके पास जाती है, लेकिन उसकी बहन ने कभी उसे बुलाया ही नहीं था, जिसके चलते अब वो अपनी बहन के साथ नहीं सोना चाहती थी। एनीवेज तभी हम ओरान को देखते हैं और वो जुल्मत के कहर को रोकने का रास्ता ढूंढ रहा था, जिसे खुद इविल ऑफ जुल्मत धमकाने आता है कि वो रास्ते में ना आए तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन वो इविल से नहीं डरता, उल्टा वो इविल से ये बोल देता है कि अगर वो उससे नहीं डरता तो वो खुद उसके पास उसे धमकाने नहीं आता, जिसके चलते इविल वहां से चला जाता है। अब हम केमाल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान है कि कैसे सब कुछ ठीक होगा, कब सब कुछ रुकेगा और कैसे वो सब कुछ सही कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस घर के अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। एनीवेज तभी इसी बीच हम बच्चों के एक तस्कर काजिम को देखते हैं, जो कि बच्चों को बंदी बनाकर उनसे भीख मंगवाया करता था, उनसे पैसे लिया करता। अब यहाँ पर वो अपने आदमी से बात करता है कि वो मेराल पर नजर रखे, जो कि कोई पागलपन जरूर करेगी, और वो खुद उस डॉक्टर मतलब कि केमाल के ऊपर नजर रखेगा। और यहाँ पर हम एक चीज को जान पाते हैं कि मेराल उस दिन उस सैक्रिफाइस को यानी कि मेहमद को बैरी नहीं कर पाई थी। और ये बात भी समझ में आती है कि मेराल, रिचुअल, मेहमद और केमाल के बीच में कुछ ना कुछ बहुत
तगड़ा कनेक्शन है। खैर अब घर पर कमाल जो होता है वो रुया को 2 डॉल गिफ्ट करता है, जिसके अंदर एक का नाम रुया था और दूसरे का नाम मेहमत, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी। उसने जो स्वेटर पहना हुआ था वही स्वेटर स्टार्टिंग वाले बच्चे ने भी पहना था, यानी कि मेहमत ने। तो यहाँ पर कोई ना कोई पक्का तगड़ा कनेक्शन है। खैर इसी बीच वो अपनी बीवी से बात करता है, जो कि उसे मेराल के बारे में बताती है कि उसके पति और बेटे को एक जमीन के विवाद में किसी ने मार दिया था और उस आदमी के कनेक्शन बहुत थे, तो उसे सजा नहीं मिल पाई थी। तो यहाँ पर मेराल ने एक अलग ही रास्ता निकाला और उनको सजा दिलवाई। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मेराल ने उन लोगों से बदला क्यों लिया था, और वो बुजुर्ग आदमी जो था उसने क्यों अपने घर में सबको मारकर खुद को खत्म कर लिया, क्योंकि उसी ने यहाँ पर मेराल के बेटे और पति को मार दिया था। अब रात को सैराब सो रही थी, जिसे बार बार रुया के इविल विजन्स हॉन्ट कर रहे थे कि बहन मैं डर रही हूँ, मेरे पास आ जाओ। जब भी वो उसके पास जाया करती, कभी तो वो बहुत डरावनी हो जाया करती थी, कभी वो उससे काफी ज्यादा बड़ी हो जाया करती, जिसके चलते वो बहुत डर गई थी। एंड अब फाइनली वो जागती है तो रुया उसके पास आती है, जो कि खुद अपने साथ हो रही इन हॉन्टिंग से बहुत डरी हुई थी। अब इसी बीच हम मेराल को देखते हैं, जो कि लाले के पास थी और लाले इविल होकर उसे हॉन्ट करती है। उससे कहती है कि उसने अपना वादा नहीं निभाया, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब सोते हुए भी उसे वही सब विजन्स परेशान करते हैं और जागने पर वो अपने बेटे हसन की आवाज को सुनती है, जिसके पीछे वो रूम से बाहर आती है और यहाँ पर उसके बेटे हसन का भूत उसे हॉन्ट करता है और मेहमत की तरफ इशारा करते हुए उससे ये कहता है कि माँ तुमने अपना वादा नहीं निभाया, उसे अपना वादा निभाना होगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। अब अगले सीन में हम कमाल को देख पाते हैं, जो कि अपनी माँ के पास आता है, यानी कि लाले के पास, और उससे ये कहता है कि अब उसे रुया के लिए लाले की जान चाहिए। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, हाँ तुम मेरी जान ले लो, मुझे मार दो, मेहमत को मार दो। जिस पर वो ये पूछता है कि उसे मेहमत के बारे में कैसे पता, तो वो ये कहती है कि वो यहीं पर है, उसने ही मुझे बताया। अब कमाल तभी अपनी माँ के चेहरे पर एक ब्लड ड्रेन ट्यूब को लगा देता है और उसे लेकर स्टेयर्स पर जाता है, जहाँ से वो उसे नीचे फेंक देता है, जिसके साथ ही उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि ये एक बहुत ही भयानक सपना था। वो घबरा कर उन्हें चेक करने जाता है, जो कि आराम से सो रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में वापस आता है तो अब उसे वाकई में वो बुलाती हैं और ये कहती हैं कि कमाल ये कोई सपना नहीं था और वो जा रही है, उसे बचा लो। वो जाकर देखता है तो वो अपने रूम में नहीं होती। वो भागकर स्टेयर्स को देखता है तो वहां पर ऊपर चढ़ी हुई वो उनको मिलती हैं, जो कि अचानक से नीचे गिरकर खुद को खत्म कर लेती हैं, यानी कि सपना सच हो चुका था। अब अगले सीन में आरजू रुया से बात करती है और बच्चों को सबने यही बताया था कि लाले हॉस्पिटल में है, ना कि वो खत्म हो गई। यहाँ पर रुया ये कहती है कि उसकी बीमारी के पहले तक लाले उसे बहुत ही ज्यादा चाहती थी, उसके साथ ही रहा करती थी, लेकिन बीमारी के बाद उन्होंने उसे छोड़ सा दिया और हमेशा ये कहने लगी कि कमाल ने उसे कुछ और ही बना दिया है, उसे बदल दिया है। अब हम कमाल को भी देखते हैं, जिसके पास काजिम आ चुका था और वो उससे ये कहता है कि वो भागकर यहाँ आ गया अपने अंकल के घर पर और वो उससे बच नहीं सकता, लेकिन वो उससे ज्यादा नहीं भाग पाएगा और उसे उसको 2 मिलियन और देने होंगे, नहीं तो उसके लिए बहुत बुरा होगा और जो उसने किया है वो सबको बता देगा। और कमाल पहले भी यहाँ पर उसे कुछ ऑलरेडी रकम दे चुका था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये लोग मानते थोड़ी हैं। अब यहाँ पर समझने वाले पूरा मांजरा समझ भी गए होंगे। खैर अब वो घर आता है, जो कि सैराब पे थोड़ा बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो पूरे दिन फोन में लगी रहा करती थी। वो इससे काफी अपसेट हो जाती है कि कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, उसके यहाँ कोई दोस्त नहीं है और सबको खाली रुया की ही फिक्र है। जिसके बाद मेराल को दिखाया जाता है, जो कि उसी इविल सॉर्सरर लेडी की बात याद करती है कि वो सैक्रिफाइस बैरी होना चाहिए, नहीं तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। और हम फ्लैशबैक देख पाते हैं कि जब वो मेहमत को बैरी करने गई थी तो काजिम वहां पर आ जाता है और मेहमत को अपने साथ ले जाता है। ऑब्वियस सी बात है वो उसके लिए मनी मेकिंग मशीन थी। अब तभी हम काजिम के ही अड्डे पर उसके ही आदमी को एक बच्चे को पीटते हुए देखते हैं, क्योंकि वो बच्चा कम भीख लेकर आया था। तभी वो बच्चा इविल मेहमत में बदलकर उसे स्टैब करके जान से मार डालता है। जिसके बाद रुया को दिखाया जाता है, जिसे लाले और उसके पूरे परिवार की आत्माएं हॉन्ट करती हैं। लाले कहती है कि वो मर चुकी है, वो हॉस्पिटल में नहीं है। साथ ही साथ रुया भी जल्दी ही मरने वाली है और वो डर कर चिल्लाती है, जिसे संभालने के लिए आरजू और कमाल आते हैं। यहाँ पर वो अपनी माँ से कहती है कि ग्रैंड माँ मर चुकी हैं, वही खुद बताने आई थी, यानी कि यहाँ पर इनडायरेक्टली उसे पता चल चुका था कि उसकी ग्रैंड माँ अब जिंदा नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद में हम कमाल को देखते हैं, जो कि एक भयानक नाइटमेयर देखता है, जिसके अंदर वो इविल आरजू और सैराब को देखता है। वहीं रुया और मेहमत जो होते हैं वो ऑपरेशन चेयर पर बैठे थे, जिनके बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था। और यहाँ पर कमाल खुद की सफाई देते हुए कहता है कि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो क्या करता, दोनों बच्चों में से किसको बचाता। और वो इस सपने से तभी जाग जाता है और आरजू को सच बताने का फैसला करता है। वो आरजू को उठाता है और वहां पर चेयर पर बैठकर सब कुछ बताने लगता है कि उसने रुया को बचाने के लिए मेहमत से खून लिया था, क्योंकि वहां पर खून मिल नहीं रहा था, जिसके चलते उसने ऐसा किया, क्योंकि स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप ही चाहिए था। लेकिन वो लिमिट से ज्यादा खून निकाल चुका था, जिसके चलते मेहमत की मौत हो गई। रुया तो बच गई, लेकिन मेहमत खत्म हो गया। यहाँ पर तभी रुया आ जाती है, लेकिन अचानक से होता यह है कि अब वो दोनों ही इविल रूप में आ जाते हैं
और उसे भयानक तरह से हॉन्ट करते हैं, जिससे वो होश में आ जाता है। वो नोटिस करता है कि आरजू को ये सच उसने कभी बताया ही नहीं था। वो तो वहीं पर सो रही थी और वो चेयर पर बैठा बैठा ही सो गया, या फिर ये कहें कि जिन्स ने उसके साथ ऐसा किया था, यानी कि ये जुल्मत डार्कनेस ऐसा कर रही थी। अब तभी हम मेराल को देखते हैं जो कि काफी परेशान है, और तभी उसे काजिम का कॉल आता है। जी हाँ, वो उससे ये पूछता है कि आखिर वो करना क्या चाहती है, जिस पर वो ये बोलती है कि वो कुछ नहीं करना चाहती। तो काजिम ये बोलता है कि वो सब जानता है, वो ऐसे ही वहां पर नहीं गई है। तभी हमको पता चलता है कि मेराल ने असल में खुद काजिम को पैसे देकर केमाल और उसके परिवार को ढूंढा, उनकी पूरी जानकारी निकाली और यहाँ पर एज अ केयर टेकर आ गई, यानी कि उसका यहाँ पर आने का कोई ना कोई मकसद था। अब तभी हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसके साथ खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो उस रात को मेहमत को बैरी नहीं कर पाई थी वो, जिसे काजिम और उसका आदमी ले गया था, और काजिम से वो केमाल के पास पहुंच गया। केमाल ने उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, जिसके अंदर उसकी जान चली गई थी, क्योंकि खून ज्यादा ही निकाल लिया था अपनी बेटी के लिए, क्योंकि जो रुया को बीमारी थी उसका इलाज खाली मेहमत के खून से हो सकता था, एक स्पेसिफिक टाइप का ब्लड ग्रुप। लेकिन हम जानते हैं कि मेहमत जो था वो एक मार्क्ड सैक्रिफाइस था, जो कि कैसे भी पूरा होना चाहिए था, यानी कि वो जुल्मत डार्कनेस की अमानत थी। लेकिन ऑब्वियसली अब उसका शरीर तो खत्म हो चुका था, लेकिन जो उसके अंदर का डीमन इन्फेक्टेड खून था वो सीधा रुया के अंदर था। तो अब रुया को एज अ सैक्रिफाइस उन्हें देना पड़ेगा, और वैसे ही सेम तरह से उसे बैरी करना होगा, और इसलिए वो यहाँ पर आई थी। एनीवेज तभी हम काजिम को देखते हैं जो कि अपनी कार से कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन जिन बच्चों को उसने पकड़ कर रखा हुआ था उसके सामने वो आ जाते हैं। वो वहां पर उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जिसके चलते उसका घुटना फूट गया था, उसके सर पर भी चोट आई थी। वो किसी तरह से अपनी कार में आकर बैठता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि ईविल मेहमत आ चुका था, जो कि उसे अंकल काजिम देखकर काफी क्रीपी स्माइल देता है, और हम जानते हैं कि उसका भी अंजाम क्या हुआ होगा, उसे भी उसने मार दिया होगा। यानी कि यहाँ पर जो डार्कनेस थी, जो जुल्मत थी, उनके बीच में, सैक्रिफाइस के बीच में काजिम भी तो आया था, जिसके चलते उन्होंने उसे भी खत्म कर दिया। जिसके बाद घर में हमें केमाल को दिखाया जाता है, जिसे ईविल और उसका किया हुआ काम बार बार हॉन्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से भी माफी मांगता है। अब वो यहाँ वहाँ डर कर घूम रहा था, जिसे एक रूम के अंदर आरजू, सराब, रुया और मेहमत मिलते हैं, जो कि स्क्रीन पर केमाल का ही एक इंटरव्यू देख रहे थे, जहाँ पर वो खुद बता रहा था कि कैसे उसने मेहमत को खरीदा और वो मर गया, जो कि हम अच्छे से जानते हैं। वो धीरे धीरे पागल होने वाला है, और हम वहीं पर आरजू को देखते हैं, जिसके पास ईविल रुया आती है और उसको हॉन्ट करती है। इसके बाद आरजू पोजेशन में आ गई थी, और वो जाकर सराब को भी पोजेशन में ले लेती है, यानी कि यहाँ पर जुल्मत डार्कनेस ने इन दोनों को भी पोजेस कर लिया। हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि जो वहां पर वो एम्यूलेट था, जो कि 7 हड्डियों से बना था, 7 जानवर की हड्डियों से, वो भी यहाँ पर इनडायरेक्टली उसे इशारा करता है कि अब आ चुका है वक्त कि सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। अब पजेस्ड हुई आरजू और सराब जो होती हैं, वो जाकर सीधा मेराल से ये कहती हैं कि आज रुया को खत्म करना होगा, बैरी करना होगा, और वो अपनी तैयारी शुरू कर देती है। इसी बीच हम ओरान को देखते हैं, जो कि ईविल को रोकने उसके पास आ रहा था, क्योंकि वो ये सब नहीं होने दे सकता। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इनोसेंट लोगों का खून नहीं बहना चाहिए था। वो इसी घर तक आ जाता है, जिसे ईविल रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। तो ईविल उसे चैलेंज करता है गेट खोलकर कि अगर हिम्मत है तो आगे बढ़कर दिखाओ, और अगर ऐसा करा तो वो अपनी मौत को चुनेगा। लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरता और जाता है, जिसे पजेस्ड हालत में सराब और आरजू मिलती हैं, और अब वो उनसे बात करके उनसे उनका नाम पूछने लगता है, क्योंकि ईविल को बैनिश करने के लिए उसका नाम जानना जरूरी था। वो उसे काफी देर तक मॉक करती हैं, लेकिन फाइनली वो अपना नाम अस्फरा बताते हैं, यानी कि यहाँ पर उनका नाम अस्फरा जिन्स था, या फिर हो सकता है कि ये कबीले का नाम हो। अब अचानक से ही वो उन दोनों के गलों को पकड़ लेता है और उन्हें बैनिश करने के लिए उनकी दुनिया में चला जाता है, जहां पर ये अस्फरा जिन्स और जुल्मत डार्कनेस ये बताती है कि ये बच्ची एक सैक्रिफाइस है, जिसे एक शापित सॉर्सरर ने मार किया था। ईविल यहाँ पर यह भी कहता है कि गलत वो नहीं है, बल्कि गलत वो लोग होते हैं जो कि अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी और को सैक्रिफाइस कर देते हैं, जैसे कि मेहमत की बात हो रही है। यहाँ पर एक और चीज की एक औरत जो कि अपना बदला लेने के लिए एक पूरे परिवार को मरवा देती है। एक और चीज बताई जाती है कि गलत वो लोग होते हैं जैसे कि काजिम होते हैं, यानी कि काजिम जैसे लोग जो कि बच्चों को यहाँ पर कैद करके उनसे भीख मंगवाते हैं। लेकिन यहाँ पर ओरान उनकी बकवास बात सुनने नहीं आया था, क्योंकि जो यहाँ पर लड़की है रुया वो बिल्कुल इनोसेंट थी। लेकिन ईविल ये कहते हैं कि वो मार्क्ड है और वो उनको ऑफरिंग की तरह दी गई है और वो उसको किसी भी कीमत पर लेकर जाएंगे। तभी जो शापित सॉर्सरर होती है वो अपनी जगह पर ये जुल्मत रिचुअल करना शुरू कर देती है, लेकिन ओरान उसका गला पकड़ लेता है। इनडायरेक्टली वो उसकी दुनिया में जाकर उसे भी चोक कर देता है और उसको रोक देता है ताकि वो अपना काम पूरा ना कर पाए। ईविल यहाँ पर अपना पूरा कोशिश करता है कि कैसे भी करके ओरान हार जाए, लेकिन ओरान अपनी प्रेयर्स मजबूत करके उनको कमजोर करके अपना यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा एम्यूलेट निकालता है, जिसके चलते वो उन्हें सिज्जन यानी कि हेल के सबसे गंदे पार्ट के अंदर बैनिश कर देता है। अब ईविल यहाँ से चला जा चुका था, तो यहाँ पर सैराप और आरजू जो होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी।
और तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि जो मेराल थी वो रुइया को एक बहुत ही खतरनाक गेम खिलवा रही थी और ऑब्वियस सी बात है वो बच्ची है तो गेम को खेलने के लिए वो राजी हो जाती है। मेराल रुइया के चेहरे के ऊपर एक मास्क को ढकवा देती है, साथ ही साथ उसके हाथ पैर को बांधकर उसे उस गड्ढे में डाल देती है और बोलती है कि उसे थोड़ी देर तक वहीं पर रहना होगा और वो बेचारी बच्ची भी उसके लिए मान जाती है। और तभी हम नोटिस करते हैं कि मेराल के बेटे हसन की स्पिरिट उसको दिखाई देती है और ये कहती है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और उसे अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो वो अब रुइया को नहीं मारती और उसको कहती है कि उसने बहुत अच्छा गेम खेला और वो उसे हमेशा प्यार करेगी। जिसके बाद हम केमाल को देखते हैं जो कि पूरी तरह से पागल हो चुका था, जैसे लाले की स्पिरिट अभी भी हॉन्ट कर रही थी। लेकिन तभी वहां पर उसकी बच्ची रुइया आती है जो कि ये कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और पापा अब भी ठीक हो जाओगे, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तभी हमको फिर से बताया जाता है कि ये एक असली घटना है और हम आउटरो में देखते हैं कि मेराल, आरजू, सरप और रुइया जो होते हैं वो उसी घर में रहे और बाद में ये पता चला कि रुइया कभी बीमार थी ही नहीं और ये तो केमाल पागल था जो कि उसे बीमार दिखाता रहा और उसके पागलपन को देखकर उसे 6 साल के ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया था। अब फाइनल सीन के अंदर हम ओरान को देख पाते हैं जो कि आगे भी ईविल से लड़ने के लिए तैयार था और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सिज्जिन 7 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि सिज्जिन 8 की तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 2025 में सिज्जिन 8 भी रिलीज होने वाली है क्योंकि इनके डायरेक्टर से मेरी डायरेक्ट बातचीत चलती रहती है। इनफैक्ट वो काफी खुश हैं कि हमारी इंडिया की जो ऑडियंस है इन हॉरर मूवीज को इतना पसंद करती है, इतना प्यार देती है। तो आप भी उनके लिए अच्छे अच्छे कमेंट जरूर लिखिएगा। बाकी मूवी काफी सिंपल है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको अच्छे से मूवी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह कुछ भी नहीं थी। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दी हैं। बाकी अगर आपको टर्किश कंटेंट पसंद आता है तो मैंने कुछ मूवी सिलेक्ट करी हैं जो कि बहुत ही भयानक, बहुत ही ईविल हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं उनको एक्सप्लेन करूं तो जल्दी से इस वीडियो को कम से कम 5000 लाइक कर दीजिए और 300 कमेंट कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स में खाली 6000 सब्सक्राइबर्स बचे हैं, मतलब कितने कम हैं। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए